तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो रेनेगार्ड इमॉर्टल के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 325 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे वांग लिन ने सेक्ट मास्टर को मार दिया होता है और वहाँ पर हमें पता चलता है कि जो इंपीरियल एडिक्ट होता है वो असल में वांग लिन के लिए आई होती है। यहाँ पे वो बंदा जो कि इंपीरियल एडिक्ट को लेकर आया होता है, जो मैसेंजर होता है, वो काफ़ी ज़्यादा डर चुका होता है। देखो इस पूरे चैप्टर में एक ही चीज़ अभी बताई गई होती है कि कैसे यहाँ पे वो मैसेंजर वांग लिन से भीख मांगने लगता है कि उसे छोड़ दिया जाए, क्योंकि अगर वांग लिन यहाँ पे चाहता तो एम्प्रेस से कंप्लेन करा के उस मैसेंजर को मरवा सकता था। इसलिए मैं इस पूरे चैप्टर नंबर जो है उसको शॉर्ट में बताने वाला हूँ। देखो इस पूरे चैप्टर में होता क्या है, वो मैसेंजर पूरी तरह से डर जाता है और क्या था कि मैं आपको अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ। वो एक एक करके ट्रेजर देना शुरू कर देता है, लेकिन वांग लिन वो तो लालची हो चुका था, वो उससे और भी ट्रेजर लेने लगता है, लेकिन वांग लिन फिर भी नहीं मानता। फिर बाद में जाकर वो अपने पास से एक सिटी को देता है ताकि वांग लिन उससे भी खुश सके, लेकिन यहाँ पे वांग लिन फाइनली जाके मान ही जाता है। अब कौन कौन से ट्रेजर थे उन सबका नाम लेने से कोई फायदा नहीं है, वरना अगर मैं इस पूरे को अच्छे से एक्सप्लेन करता तो 10 मिनट में इसमें लगाता, जो कि वर्थ इट नहीं होता। इतना समझ लो कि वो मैसेंजर काफ़ी ज़्यादा डर चुका होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वांग लिन को अब जाना होता है इंपीरियल एडिक्ट को पूरा करने के लिए, और वो सोचने लगता है कि आखिरकार मुझे क्या चाहिए, और वो निकल पड़ता है ताकि वो उस तरफ जा सके। अब यहाँ पे उसको प्रिंस डॉफे के बारे में पता चलता है। अब प्रिंस डॉफे जो होता है पास्ट में वान फेंग की मदद कर चुका होता है, और यहाँ पे वो उस मैसेंजर से ये भी पूछता है कि आखिरकार प्रिंस डॉफे अभी कैसा है। तो मैसेंजर बताता है कि देखिए असल में प्रिंस डॉफे कोमा में चले गए थे, जिसके बाद वो उठे थे, लेकिन उठने के बाद उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है, मतलब उसकी मेमोरी वाइप आउट हो चुकी है। तो यहाँ पे वांग लिन हैरान हो जाता है और लगता है कि शायद इसलिए वो मुझसे मिलना चाहता है, और वो फैसला करता है कि वो वहाँ इंपीरियर के पास जाएगा और जाके उससे भी मिलेगा। वहाँ पे ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने उसके साथ बहुत ही अच्छा बिहेव किया होता है पास्ट में, और वांग लिन अभी उस सभी चीज़ों का वापस उसको भुगतान करना चाहता, जो भी उसके साथ उसने अच्छा किया होता है, ताकि वो उसके ऊपर कोई कर्ज अदा ना रख सके। ऐसे ही दिखाया जाता है कि वो वहाँ से निकल जाता है। वहाँ पे उससे कहता है कि मैं एम्पर के पास आऊँगा तो तुमसे ज़रूर मिलूंगा, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब देखो पूरे के पूरे चैप्टर में बस यही होता है। तो यार आप लोग गुस्सा मत करना कि एक्सप्लेन डिटेल में क्यों नहीं की, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ था ही नहीं। जिसके बाद नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि वो निकल पड़ता है अपने उस सफ़र में, जहाँ पे उसे पता था कि अभी डेविल डॉस सेक्टर के ओल्ड एंचेस्टर भी आने वाले हैं, क्योंकि मरने से पहले सेक्ट मास्टर ने अपने ओल्ड एंचेस्टर को मैसेज कर दिया होता है। तो वांग लिन को पता है कि वो आने वाला है बहुत ही जल्दी, और वो कहता है कि मैं बस ये जानना चाहता हूँ अगर वो एंचेस्टर आए तो उसकी पावर ग्रैंड एम्पर की जितनी है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ग्रैंड एम्पर की पावर आखिर कितनी ज़्यादा है। जिसके बाद वो निकल पड़ता है अपने रास्ते में और सेंट्रल कॉन्टिनेंट की तरफ चल पड़ता है ताकि वो वहाँ से अपने उसी इंपीरियल एडिक्ट को पूरा कर सके। अब वो आगे बढ़ने लगता है, हमें 5 कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे उधर से ही फ्लाई करता हुआ जा रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि तभी उसके जाने के बाद ही वहाँ पे एम्पर डेविल्स ऑफ सेक्ट के एंसेस्टर भी आ जाते हैं, जो कि अभी एक ग्रैंड एम्पर डाओई के अंदर बिलोंग करते थे। अब वो उसके अंदर आते थे, जिसके कारण हमें दिखाया जाता है कि वो असल में मारने के लिए आया होता है। दिखाया जाता है हमें वांग लिन को, जो कि आगे जाने लगता है और कहता है कि पहले वहाँ जाने से पहले मुझे अपने पावर्स को बनाना होगा और डॉफी की मेमोरीज वापस लानी होगी, ताकि उसने मेरे साथ जो भी अच्छा व्यवहार किया मैं उसको रिपे कर सकूं। और ये भी कहता है चाहे उसकी पर्सनैलिटी कुछ भी हो, मैं ज़रूर जाके उससे मिलना चाहूँगा, मैं उसे बताना चाहूँगा कि वो कितने ज़्यादा पावरफुल थे। अब देखो यहाँ पे सारी मेमोरी उसको याद आने लगती है कि कैसे उसने किया था, वो उसको ब्रदर की तरह ट्रीट करता था, इसलिए वो ऐसा करना चाहता था। और वांग लिन कहता है कि काश वो ज़्यादा न बदला हो। जिसके बाद वो वहाँ से निकल पड़ता है। अब यहाँ पे हमें 5 ग्रैंड एम्परर्स के बारे में बताया जाता है, जो कि यहाँ पे आने वाले होते हैं। जिसके बाद हमें बताया जाता है बाकी सभी कॉन्टिनेंट के सेलेस्टियल एम्परर्स के बारे में कि कौन कहाँ पर कैसे मौजूद है। अब ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में पर्पल बियांग सेक्ट मौजूद होता है, जो कि 9 सेक्ट और 13 फैक्शंस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट कहलाया जाता है, जो कि ग्रैंड एम्पर जेमिनी के अंदर आता था। साउथर्न कॉन्टिनेंट में डोयू सेक्ट था, जो कि ग्रैंड एम्पर डोयू के अंदर आता था। नॉर्थर्न कॉन्टिनेंट
में यूनिवर्स एक था जो कि ग्रैंड एम्पायर वुफेंग के अंदर बिलोंग करता था, और सेंट्रल कॉन्टिनेंट में एक और ग्रैंड एम्पायर सेलेस्टियल एम्पायर थे जो कि एम्पायर जीडी होते हैं, और सेंट्रल कॉन्टिनेंट के सेंट्रल एम्पायर के अंदर भी बंदे आया करते थे, और ये सभी पांचों स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल थे जो कि 72 सेलेस्टियल कॉन्टिनेंट्स में आते थे, जिन्हें 5 सन्स या 5 ग्रैंड एम्पायर्स के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि इन एम्पायर्स के अंदर भी एम्पायर्स एग्जाल्ट्स होते हैं। अब देखो एम्पायर जो होते हैं वो नेक्स्ट लेवल होते हैं, और वहाँ पे एम्पायर एग्जाल्ट्स को आप हाफ एम्पायर्स कह सकते हो, मतलब उन सब ब्रेक थ्रू अभी नहीं किए होते हैं, लेकिन उनकी पावर उन सारे एम्पायर्स के नज़दीक होती है, इसलिए उन्हें एम्पायर एग्जाल्ट्स कहा जाता है। यहाँ पे लगभग 100 एम्पायर एग्जाल्ट्स उन सब के अंदर मौजूद थे। पूरे के पूरे इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट के अंदर 1000 से ज़्यादा एम्पायर्स मौजूद नहीं थे, मतलब एम्पायर्स एग्जाल्ट्स मौजूद नहीं थे। और यहाँ बताया जाता है कि जो यहाँ पे एम्पायर एग्जाल्ट्स होते हैं ना, वो एम्पायर्स के अंदर आना पसंद करते हैं, क्योंकि कोई भी बंदा इतनी आसानी से उन एम्पायर एग्जाल्ट्स को नहीं मार सकता। अगर मारा तो उसे उन सारे एम्पायर्स का सामना करना पड़ेगा। आप कंफ्यूज मत होना, एम्पायर्स नेक्स्ट लेवल बेइंग होते हैं। एम्पायर एग्जाल्ट्स जो कि एग्जाल्ट्स ऐड होता है तो वो समझ लो तो हाफ एम्पायर कहलाया जा सकता है, वो एक डिस्पल के जैसा होता है। और यहाँ पे ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर किसी एम्पायर के अंदर के एम्पायर एग्जाल्ट्स को मारा जाए तो उस एम्पायर के लिए ये बदनामी जैसी होगी, इसलिए यहाँ पे कोई भी ऐसे आसानी से पंगा लेना नहीं चाहता होता। अब वांग ली अब इन सब के बारे में समझने लगता है, और उसे भी लगता है कि उसे भी किसी एक एम्पायर के अंदर रहना होगा। अब देखो सीरीज में एम्पायर्स कहा गया है, लेकिन मैं इसको सिंपली भाषा में एम्पायर्स कह रहा हूँ, कंफ्यूजन मत होना जो नॉवेल्स के चैप्टर को पढ़ते हो तो, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो कहता है कि मुझे किसी ग्रैंड एम्पायर्स के अंदर जाना होगा ताकि मैं अपने बॉडी को एंसेंट ग्रैंड बॉडी और सेलेस्टियल कल्टीवेशन को अच्छे से कर सकूँ, कोई भी मुझे इतनी आसानी से बुली न कर सके। जिसके बाद वो वहाँ से निकल पड़ता है ताकि अपने सफ़र को पूरा कर सके। और अभी के फिलहाल अगर उसे किसी ग्रैंड एम्पायर के अंदर आना होगा तो सबसे पहले उसे अपने पावर को प्रूव करना होगा, तभी कोई ग्रैंड एम्पायर आके उसे अपने अंदर रख सकता है। यहाँ पे उसे ऐसे करने के लिए बाकी सारे एम्पायर एग्जाल्ट्स से फाइट करनी पड़ी और अपनी पावर को प्रूव करना होगा। अब जिसको यहाँ पे कंफ्यूजन हुई तो अभी भी वो एम्पायर एग्जाल्ट्स के लेवल पे नहीं पहुंचा, बल्कि वो अभी अर्ली स्टेज ऑफ वर्ल्ड ट्रिबुलेंस का बंदा होता है, लेकिन वो अपनी पावर अपनी उसी सोल आर्मर को यूज करने के बाद उसकी पावर एम्पायर एग्जाल्ट्स तक चली जाती है। और ऐसे ही वो इन सब के बारे में सोचने लगता है। जैसा कि मैंने 5 ग्रैंड एम्पायर्स के बारे में बता दिया कि ये कौन कौन है, तो यहाँ फिर से बताया गया तो इसको मैं फिर से नहीं बता रहा हूँ। जिसके बाद वो आगे बढ़ जाता है और हमें बताया जाता है कि वो अभी डेविल डॉस सेक्ट मास्टर के ओरिजिन सोल को भी ले लिया होता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसके वो सोल को एब्जॉर्ब करना भी शुरू कर देता है, और वहाँ पे दिखाया जाता है कि वो अपनी सेकेंड स्पेल वेन को भी यूज कर रहा होता है। टाइम पास होने लगता है और सेवरल हावर्स और बीत चुके होते हैं। वांग ली ने आर्केन ट्रिबुलेंस के अंदर 5 ओरिजिन सोल्स को और एब्जॉर्ब कर लिया होता है, जिसके कारण उसकी जो स्पेल कास्टिंग की स्पीड होती है वो ज़्यादा फास्ट हो जाती है, और उसके पास 3rd स्पेल वेन्स भी अपीयर हो जाती है, मतलब एक साथ 3 स्पेल्स को लगातार कास्ट कर सकता है। यहाँ पे वो कहता है कि मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार जब मैं डेविल डॉस सेक्ट मास्टर के सोल को एब्जॉर्ब करूँगा तो आखिरकार मुझे कितने ज़्यादा स्पेल्स वेन मिलेंगे। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो इन सब के बारे में सोच रहा होता है कि तभी वहाँ पे आसमान में जोर की चमक मतलब चमक हो जाती है, सूरज जैसी किरणें आ जाती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वांग ली अपने पावर्स का ही यूज कर रहा होता है। अब देखो वांग ली के पास पावर होती है सोर्स सर्च करने की, तो वो सेक्ट मास्टर के मेमोरीज के अंदर अपनी सोर्स सर्च की एबिलिटी यूज करने लगता है। लेकिन बात करें तो इसकी पावर काफ़ी ज़्यादा होती है, और सोल सर्च को सिर्फ कमज़ोर या फिर वीक लेवल बंदों पे ही यूज किया जा सकता है, और जबकि सेक्ट मास्टर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, उसकी कल्टीवेशन वांग ली से काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। इसके कारण वो अच्छे से अपने सोल सर्च को यूज़ नहीं कर पाता, वो उसके अंदर से उन सारे के बारे में नहीं पता लगा पाता कि आखिरकार वो बैटल किस वजह से हुई थी, जो कि 100 साल पहले हुई थी, क्योंकि उसे इसकी वजह जाननी होती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो सिर्फ कुछ ही चीज़ के बारे में पता लगा पाता है जो कि उतना ज़्यादा फायदेमंद नहीं होता है, और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उसके सोल को एब्जॉर्ब करना शुरू करता है। उसके साथ ही 4th और 5th वेन्स भी अपीयर हो चुकी होती हैं, जिससे कि वो अपने रैपिड स्पेल आर्ट को अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, और क्या था कि चलो टेस्ट करता हूँ कि आखिरकार मेरी बॉडी कितनी फास्ट हो चुकी है। और वहाँ पे वांग ली अपने पावर्स का टेस्ट करना शुरू कर देता है, और दिखाया जाता है कि वो अपने इसी
4th, 5th, 6th और टोटल इन से पावर्स को यूज़ करता है। अब देखो इसी के साथ वांग ली ने अपने फिगर्स मतलब पावर का भी स्पीड का टेस्ट करना शुरू किया होता है। यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने के बाद अभी तक उसने अपनी फुल स्पीड को नहीं चेक किया होता, उसको चेक करने लगता है और दिखाया जाता है। इसी साथ वहाँ पे टोटल 98 फिगर्स अपीयर हो जाते हैं, मतलब उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वो अपने 98 फिगर को वहाँ पे बना सकता है, जो कि आफ्टर इमेजेस होते हैं। वो सारे आफ्टर इमेजेस अपने पावर्स का यूज़ कर सकते हैं, मतलब ये समझ लो कि वो अपने 98 क्लोन्स को बना सकता है, जो कि थोड़े देर के लिए अपीयर हो सकता है, अपने पावर्स का इस्तेमाल या फिर अटैकिंग के रूप में कर सकता है। और जब तक वो अपने एक और नेक्स्ट स्टेप को ना चले तब तक वो स्पेल्स वो सारे क्लोन्स गायब नहीं होने वाले। ऐसा समझ लो कि वो क्लोन्स भी हैं और अपनी स्पीड की वजह से बनाए गए आफ्टर इमेजेस भी इस सबको कहना पड़ेगा, तो क्लोन्स ही समझ लो, उसमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। और वहाँ पे वांग लिन भी आंखें चमक उठती और क्या था कि ये सच में लाजवाब है। ये पाथ जो मैंने चूज किया है वो सच में काबिल तारीफ है। और क्या था कि एक बार मैं सेलेस्टियल क्लैन के मैटर से डील कर लूँ, फिर मैं जाऊंगा अपने टीचर के पास ताकि वहाँ कल्टीवेट कर सकूं और जान सकूं कि आखिरकार मैं कितना पावरफुल हो गया हूँ। नहीं मतलब मैं और भी पावरफुल बन के आऊँगा, और जब मैं पावरफुल आऊँगा तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ, और जब मैं कहीं भी जा सकता हूँ तो मैं 1/8 के सोल को भी खोज सकता हूँ। और वो कहता है कि मेरी करेंट बैटल पावर तो ऊँची है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो उन ओल्ड मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए लायक नहीं बनी हुई है। और कहता है कि मेरे अंदर 9 एसेंस है जिसको कि मैं 3 में फ्यूज कर सकता हूँ, जिसके बाद मैं अपने 5 एलिमेंट बॉडी को वहाँ पे इम्यून करके उसको फ्यूज करके अपने आप को मिड स्टेज ऑफ वॉइड टर्बुलेंस लेवल पे ले जा सकता हूँ। और सिमिलरली मेरे पास 2 और स्पेशल एसेंस हैं जिसमें मैं थंडर एसेंस में मिलाकर अपने आप को लेट स्टेज ऑफ वॉइड टर्बुलेंट गोल्डन एक्जाइल के अंदर ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। फाइनली मेरे पास इथेरियल एसेंस भी मौजूद है। अगर मैं 2 और इथेरियल एसेंस को मिलाकर 5 को बना दूं तो मैं जरूर पीक ऑफ द वॉइड टर्बुलेंस एम्परर एग्जाइल्स में आ सकता हूं। अब देखो यहाँ पे लेवल के बारे में कंफ्यूज मत हो, वॉइड टर्बुलेंस के अंदर 5 लेवल आते हैं जो कि अर्ली, मिड और पीक होते हैं, जिसके बाद 2 और आते हैं जो गोल्डन एग्जाइल्स होते हैं, और फिर उसके बाद आते हैं एम्परर एग्जाइल्स। तो इन दोनों के बारे में याद रखना कि गोल्डन एग्जाइल्स पहले आते हैं, उसके ऊपर होता है एम्परर एग्जाइल्स और फिर उसके ऊपर होता है एम्प्रियन, जो कि आपको इन तीनों में ही मेनली कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसके बारे में याद रखना, सबसे पावरफुल वही एम्प्रियन होते हैं, फिर एग्जाइल्स होते हैं, फिर गोल्डन होते हैं। तो यार इसको याद रखना, आगे बहुत ही यूज होने वाले हैं। और मैं बताया जाता कि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट इथेरियल एसेंस को कॉम्प्रीहेंड करना होता है ताकि वो अपने पीक लेवल के एम्प्रियन एग्जाइल्स तक आ सकी, लेकिन वो इन सबको एनालाइज करता और कहता कि अभी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। यहाँ पे वो ये भी कहता कि अगर मुझे इसके बाद भी ब्रेक थ्रू करना है तो मुझे अपने ट्रू एसेंस ऑफ ट्रू बॉडीज़ को एक साथ फ्यूज करके अपने सोल को ट्रू लेवल तक ले जाना होगा। उसे नहीं पता होता है कि आखिरकार ब्रेक थ्रू कैसे करना है, लेकिन वो अभी वो छोड़ देता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो आगे बढ़ता और कहता है कि चलो अब आ चुका है और मुझे अपने ग्रैंड इम्प्रेंस के अटेंशन को अट्रैक्ट करना ताकि मैं फेमस हो जाऊं, क्योंकि उसे भी किसी एम्परर के अंदर आना होता है ताकि कोई भी उसे बुली न कर सके। दिखाया जाता है कि वो इन सब के बारे में सोच रहा था, तभी वहाँ पे जहाँ तक बिजलियाँ कड़कने लगती हैं, एक पावरफुल किलिंग इंटेंट जहाँ तक फैलने लगती है जो कि पूरे के पूरे ग्रीन डेविल कॉन्टिनेंट को आधे हिस्से में बांटने के लिए काफ़ी होती है। और वहाँ पे एक बंदा निकलता है और एक ही इंस्टेंट में दिखाया जाता है कि सब कुछ नॉर्मल शांत हो जाता है। वहाँ पे 1000 फीट वांग लिन से दूर पे एक बंदा अपीयर होता है जो कि एक रेड हेयर ओल्ड मैन होता है जिसने पर्पल रॉब को पहना हुआ था। उसके पास ऊपर टाइची की पैटर्न बनी हुई थी और वो डॉग को रिप्रेजेंट करती है। अब ये बंदा कोई और नहीं उसी डेविल डॉग सेक्ट का एंसेस्टर होता है जिससे कि मरने से पहले डेविल डॉग सेक्ट मास्टर ने बुला लिया होता है। और वो वांग लिन की तरफ देख कर कहता है कि क्या वो तुम ही हो जिसने मुझे मेरे डेविल डॉग सेक्ट को डिस्ट्रॉय किया। आप देखो वांग लिन वहाँ से उतना ज़्यादा दूर मूव नहीं किया होता है, वहाँ पे उसकी ऑरा भी वो फैला रहा था जिसकी वजह से उस ओल्ड मॉन्स्टर को पता चल जाता है कि यही वो बंदा हो सकता है। और वो आके ही उससे पूछता है कि क्या वो तुम ही हो। तो वांग लिन चुपचाप कहता है हाँ। तो यहाँ पे वो उससे कहता है ओल्ड मैन की क्या तुम मेरे डेविल डॉग सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के बाद तुम फिर भी यहाँ वेट कर रहे हो, क्या तुम मुझे चैलेंज करना चाहोगे। तो वांग लिन फिर से कहता है हाँ। अब यहाँ पे वांग लिन भी बड़ा कूल सा रिएक्शन देता है जो कहता है हाँ हाँ। तो डेविल डॉग सेक्ट मास्टर एंचेस्टर कहते हैं कि बहुत अच्छे, और वो उसकी तरफ देखने लगते हैं।
भले ही यहाँ पे उनकी पावर बहुत ही ज़्यादा है, उसकी तरफ देख कर कहते हैं कि तुम्हारी कल्टीवेशन कम है, लेकिन मैं तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ मुझे चैलेंज करने के लिए। अगर तुम मेरे 3 पंचेज को इंड्योर सह पाओगी तो मैं इस मैटर को भूल जाऊँगा कि तुमने मेरे डेविल डॉस सेट को डिस्ट्रॉय भी किया है। और वो अपने पंच को रेडी करता है, वांगलिन की तरफ देखता है, तो वांगलिन भी क्या करता है, क्या वो यहाँ पे वेट किया तो यहाँ पे फाइट करता है या फिर नहीं, ये तो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। और क्या वांगलिन उसके पंचेस को सह पाएगा या फिर नहीं, ये तो हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।